अब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इरमा आपका फाउंडिंग स्टोन हुआ, जो आप जहाँ भी पहुँचे आज, जो भी आपने लाइफ में मेहनत करी है। मुझे जब बताया गया, मैं आपके जो फॉर्मर स्टूडेंट से बात कर रहा था, जो आपके साथ पढ़ाई की है इरमा में, आपके बैच में, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सबका कहना यही था कि जैन भाई पढ़ने में तो बड़े होशियार थे, टॉपर्स में आते थे, टॉप 3 में उनका नाम आता था, बट साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी उसमें भी बिल्कुल उनका ध्यान होता था। जैसे आपका जात्रा जो एनुअल फेस्ट होता था वहाँ का इरमा का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके प्ले के आप डायरेक्टर भी थे। इनफैक्ट जो प्ले की बात कर रहे हैं वो 3 एक्ट प्ले था जिसे मुझे डायरेक्ट करने का मौका मिला। क्या नाम था प्ले का जैन भाई? किसी एक फूल का नाम लो। किसी एक फूल का नाम लो। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग 3 एक्ट प्ले, lasted for more than 2 hours. We did a very great show that time doing this. ऐसे भी सिंहासन खाली है करके एक और नाटक था जिसमें मैंने परफॉर्म भी किया था। तो इरमा वॉज ऑब्वियसली द बेस्ट लॉन्च पैड फॉर मी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैनेजमेंट का नॉलेज था, रूरल मैनेजमेंट एक एडिशनल आयाम वहाँ पे ऐड हुआ। जब आपने ज्वाइन किया 1991 में, लिबरलाइजेशन जब चालू हो रहा था, तब सबके सामने एक चैलेंज था कि ये सहकारी जो मॉडल है चलेगा कि नहीं चलेगा, प्राइवेट कंपनी टेक ओवर करेगी, मन में दुविधाएं थी। तब आपने बीएम व्यास के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी पेपर तैयार किया था कि डेयरी इंडस्ट्री आने वाले दिनों में कैसे दिखेगी एंड हाउ दिस सहकारी मॉडल विल बी ग्रोइंग इट। आप उसके बारे में कुछ बताइए। 1991 में जब आपने स्ट्रैटेजी पेपर तैयार किया था, ये एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि जब 89 से 91 इरमा में पास किया, जो पढ़ाई की, उसके बाद जॉब मिली तो हमारा कॉन्वोकेशन हुआ। तब जो मनमोहन सिंह साहब ने हमको एज ही केम इन एज चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ही गेव अस अवर डिग्रीज एंड विद इन 2 months जब नई सरकार आई, जिनके वो वित्त मंत्री बने, और उस सरकार ने पहला काम किया देश को लिबरलाइज करने का, इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का। देश की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, आपने सुना होगा 2 विमान भर के सोना हमने लंदन भेजा था, एंड दे वर फोर्स्ड टू लिबरलाइज द इकोनॉमी। तो कोऑपरेटिव्स को एक प्रोटेक्टेड सेक्टर माना जाता था, क्योंकि वो जो काम करते थे और वो एक एक जिले में डेवलपमेंट वर्क करते थे, दूध की मंडियाँ बनाने, जो अमूल मॉडल देश भर में रेप्लिकेट हुआ, ऑपरेशन फ्लड 1, 2 एंड 3 1970 से 96 के बीच में। तो हम 91 के दौरे की बात कर रहे हैं। तो सडनली ऐसी लिबरलाइजेशन की वजह से आपको एक ऐसी सिचुएशन आई कि बाहर का, विदेश का पैसा भी आ सकता है, विदेश की टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, और टेक्निकली आनंद में जो अमूल डेयरी है उसके बगल में नेस्ले या कोई भी मल्टीनेशनल अपना प्लांट लगा सकती है। तो ये मेजर चुनौती थी। तो हमने रियलाइज़ किया कि ये ब्रांड को, ये संस्था को, ये मॉडल को अगर हमको जीवित रखना है तो हमको इस जो आने वाला बदलाव है उसको कोप अप करने के लिए सक्षम होना पड़ेगा। जो नंबर पता चल रहा है, जो आपने अनुमान दिया है, तो 1 लाख करोड़ लक्ष्य दिख रहा है कि हम पहुंच रहे, जा ही रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंटेज होगा आने वाले दिनों में 2026 तक, जब आज जो 5% में खड़ा है ई-कॉम का? इस परसेंट अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तो जीटी मार्केट है, उसमें भी ग्रोथ आ रहा है, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन बढ़ाने की वो चल रही है मुहिम। एक्स्ट्रा हम नए ब्रांचेस हम खोल रहे हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लाई चेन नेटवर्क को एक्सपांड कर रहे हैं। कोविड में भी एक दिन भी अमूल का काम रुका नहीं, और 36 लाख किसान से लाखों लीटर दूध गांव में शहरों तक, कंज्यूमर मार्केट तक पहुंचा। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई चेन दैट वी हैव। ऑल दिस कम्स ऑन टॉप ऑफ इट। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हमने 85 जितने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोल दिए अक्रॉस इंडिया, हम हर कस्टमर से 4 से 6 घंटे ही दूर हैं, और साथ में अमूल पार्लर्स हैं जो 10,000, उसके साथ क्यू कॉमर्स इनेबल करना है, तो ये है। सो इट इज़ एन ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी।